आज तक। तो बजट पेश हो चुका है और अब तक जितनी अपेक्षाएं इस बजट को लेकर थी, अब सब स्पष्ट है कि आप क्या चाहते थे, आपको मिला क्या। हम बजट के अलग अलग पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि किस हिस्से में क्या हुआ इस वक्त, यानी अगले आधे घंटे में हम आपको समझाएंगे कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए खुश होने की बात है या फिर नहीं। वैसे अभी तक जो चीजें आपके सामने आ चुकी होंगी उससे आपको समझ में आ चुका होगा कि खुशी तो है। अब कितनी खुशी है, कितना गम है, वो हम जरूर यहां पर तय कर सकते हैं। हमारे साथ पत्रकार प्रांजल शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे इनकम टैक्स की बारीकियां। लेकिन उससे पहले हम मोटे तौर पर आपको बता देते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। 50,000 का इजाफा करते हुए 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 80C में आयकर छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। 2.5 लाख तक की आय पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स देना नहीं होगा। पीपीएफ में निवेश सीमा बढ़ी है, 1 लाख तक थी ये सीमा, इसे बढ़ा दिया गया है, 50,000 बढ़ा दिया गया है और ये अब हो गया है 1.5 लाख। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये छूट और ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि 2.5 लाख थी पहले, अब उसे बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया गया है। और होम लोन पर ब्याज में छूट है, 1.5 लाख से बढ़ाकर इसे 2 लाख कर दिया गया है। संकेत इस तरह के हम आपको बता रहे थे, आज तक पर लगातार हम आपको बता रहे थे कि इस तरह की चीजें की जा सकती हैं और यही सारी चीजें हमारे सामने इस वक्त हैं, यही सारी चीजें की गई हैं और इससे राहत कितनी है लोगों को ये हम जानते हैं। लेकिन देखिए, मुख्य तौर पर बिंदु यही है प्रांजल। उम्मीद तो लोग, हालांकि चुनाव प्रचार शुरू हुआ था उस वक्त ये कह दिया गया था कि हो सकता है कि इस तरह की, सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से इस तरह की बात भी चर्चा में आ गई थी कि हो सकता है कि हिंदुस्तान में आपको इनकम टैक्स ही नहीं देना हो। चलिए, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये इससे देश के लोग खुश रहे अभी बहुत। देखिए, जब महंगाई बढ़ रही होती है तो सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है घर के घरेलू बजट पे पड़ता है। अभी क्या किया है, सरकारी बजट भी बिगड़ा हुआ था लेकिन घरेलू बजट को उन्होंने सुधार दिया है। जिसकी 40,000 की आमदनी है, आपने पहले दिखाया था, उसके लिए साल में 6,000 अतिरिक्त पैसा जेब में रहेगा। वो बहुत बड़ी बात है। न केवल टैक्स बढ़ा नहीं है, बोझ बढ़ा नहीं है, बल्कि आपके पास पैसा और आ गया है जेब में खर्च करने के लिए। दूसरी बड़ी बात, साबुन, तेल, टीवी, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर फिर से जो आप खर्चा ज़रूरी होता है उस खर्चे पर भी बोझ कम हो गया है। तीसरी बात, बचत को भी बढ़ावा दिया गया है श्वेता, और बचत को बढ़ावा इस तरह दिया गया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आपकी जो सीमा बढ़ाई है उससे जो कुछ पैसा अतिरिक्त बचता है, अभी तक क्या था, उनको लगता था कि बैंक में रखा है, बैंक में रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में डाल दे। कई बार स्टॉक मार्केट में और नुकसान हो जाता है, लोग डरे हुए थे। तो अब जो करदाता है, जो वेतनभोगी है, अब वो अपनी सीमा बढ़ाकर वहाँ पे भी अपनी बचत कर सकता है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर महंगाई का जो असर है, महंगाई बेशक कम नहीं हुई है लेकिन महंगाई का जो असर है और जो बोझ है कुछ हद तक कम जरूर हुआ है। आखिरी बार कब तय किया गया था कि ये सीमाएं होंगी आयकर की, ये छूट मिलेगा? ये करीब 2 साल पहले हुआ था। उसके बाद से बढ़त होती गई थी। सरकार की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कर बढ़ाते ही चले जा रहे थे। ये भी हमको ध्यान रखने की बात है श्वेता, लेकिन अगर हम देश आयकर में की उस केवल छूट की सीमा को देख ले, कुछ बदलाव उन्होंने 2 साल पहले किए थे, लेकिन अगर हम उस ओरिजिनल उस बात पर जाएं कि आप इतनी सीमा जो आपने तय कर दी थी वो कितने सालों पहले की थी, तो वो हमें दशक भर पीछे जाना पड़ेगा। और उसके बाद से अभी तक की बढ़ती महंगाई को अगर हम देखें और पूरी अर्थव्यवस्था को देखें तो क्या ये 50,000 मतलब हम संतुष्ट हो या न हो? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है ये एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने से कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन आज की तारीख में अधिकतर मध्य वर्ग जो है वो अपने हालात बेहतर करना चाहता है। लेकिन आज की तारीख में दिक्कत यह है कि अगर आप आमदनी बढ़ाएंगे तो आपका कर उतना ही बढ़ जाएगा। तो लोग कहते हैं कि हम अपनी आमदनी बढ़ाने का हमको फ़ायदा क्या होगा? आप 20% से 30% के ब्रैकेट में आ जाएंगे। आपको जो लगता है खुशी होगी कि मैंने अपना मेहनत करके आमदनी बढ़ाई और वो आमदनी आपकी पूरी की पूरी कर में चली गई, तो क्यों आदमी काम करेगा? लेकिन आज की ज़रूरत ये है कि आज सिर्फ 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं देश में। 120 करोड़ की आबादी में अगर केवल 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं तो सभी पर बोझ बढ़ेगा।
सरकार काफ़ी समय से बात कर रही है। पूर्व जो वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, उन्होंने कितनी बार बोला कि मैं बढ़ाना चाहता हूँ टैक्स देने वालों का दायरा। हाँ। कितने सारे टैक्स चोर हैं, उनको और दायरे में लाना चाहिए। अगर वो कर दें तो हर व्यक्ति पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। 30% टैक्स दर बहुत ही ज़्यादा टैक्स दर है। मतलब आपका 1/3 आमदनी जो है वो टैक्स में जा रही है। बताइए कौन बर्दाश्त करेगा इसको? 20% भी जो है बहुत ज़्यादा है। अगर ये टैक्स वालों का दायरा बढ़ाएं, जो कर चोरी हैं उनको कम करें, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें, तो जाहिर सी बात है आप टैक्स के रेट कम कर सकते हैं। जो आप सही बात कह रही हैं कि ये 10 साल पहले की जो स्लैब्स बनाए हुए हैं वो तो अब हटाने की ज़रूरत है, इसको बहुत कम करने की ज़रूरत है। चलिए हम एक एक पॉइंट के हिसाब से देख लेते हैं। और प्रांजल, हम चाहेंगे कि आप अगर ये सारी चीज़ों को विस्तार से इसका विश्लेषण करते जाएं ताकि लोग समझें कि टैक्स कितना कम होगा। जिसकी 6 लाख आमदनी है उस हिसाब से अगर हम देखें तो उस हिसाब से आप देखें तो टैक्स करीब 45,000 है, लेकिन आप होम लोन के ब्याज पर अब आपको टैक्स की छूट अभी 0 मिल रही है। लेकिन यहाँ पर होम लोन इस पर निर्भर करता है कि ब्याज दरें कितनी हैं। ब्याज दरों पे अभी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि ब्याज दरें जो हैं वो वित्त मंत्री के हाथ से बाहर हैं। ब्याज दरें तभी कम होंगी जब महंगाई की दर कम होगी, पहली बात। दूसरा, जब सरकारी खर्चा अगर कम होगा तब भी सरकार ब्याज दरें कम करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन आप देखिए सभी रियायतों के बाद भी 6 लाख पर जो पुराना टैक्स था वो 25,000 है और फ़ायदा अभी आपको इतना हो रहा है। तो कुछ हद तक, जैसा मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन महंगाई की मार को सहने के लिए थोड़ा मरहम ज़रूर मिला है। कुछ भी अच्छा है, कुछ भी अच्छा है। सालाना फ़ायदा हम देख रहे हैं 25,000 के तौर पर किसी भी शख्स को जो 6 लाख रुपए की आमदनी रखता है। 7 लाख रुपए की अगर आमदनी हुई 65,000 का टैक्स जाता है, लेकिन एटीसी में 1.5 लाख निवेश के बाद टैक्स 50,000 रह जाएगा। यहाँ पर 15,000 का फायदा, यानी कमाई आपकी बढ़ रही है तो आपका फायदा घट जरूर रहा है। और जब आपकी ये बचत बढ़ेगी, आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं, कुछ बचत में डाल देते हैं और कुछ खर्च कर देते हैं। बचत के लिए भी पैसा लाना बहुत ज़रूरी है एक मानसिकता को ठीक करने के लिए। जब हमारी बचत बढ़ेगी तो हम खर्चा करने के लिए भी तैयार होंगे। और याद रखिए, ये जब खर्चा करते हैं, जो ग्राहक खर्चा करते हैं, उसका एक बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने का मतलब है कंपनियां कारोबार बढ़ाएंगी और नौकरियां बढ़ेंगी। तो एक वर्चुअस सर्कल बन जाता है, हर तरफ से एक अच्छी बात चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब नौकरियां बढ़ेंगी तो लोगों की का वेतन बढ़ेगा। हाँ। उसके चलते सभी को फायदा होगा। तो मेरे ख्याल है ये एक सेंटिमेंट को बदलने की बहुत बड़ी कोशिश है। उस दिशा में एक कदम जरूर है। 8 लाख की आमदनी अगर होगी, उस हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कि एटीसी के तहत किस तरीके से आपका टैक्स कितना नजर आ रहा था। और एटीसी में 1.5 लाख निवेश के बाद टैक्स आपका 70,000 होता है, और होम लोन के ब्याज पर 2 लाख छूट के बाद टैक्स 40,000 रह जाता है। तो लेकिन अभी भी कुछ कमी है श्वेता, मैं आप बता दूं, जैसे 80C में जो बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च होता है और जो आप निवेश करते हैं, वो 1.5 लाख जो सीमा बढ़ा दी है, वो एक ही सेक्शन में डाली गई है। तो ये अभी भी एक कमी है बजट में, क्योंकि लोगों को लगता है अगर मैं बच्चों की शिक्षा में खर्च कर रहा हूँ, उसको आप इस दायरे से हटा दीजिए और उसको भी टैक्स एग्जेम्प्ट कर दें तो और फायदा हो सकता था लोगों को। लेकिन मुझे लगता है अगले आने वाले बजट में ये जरूर करना चाहिए। जी, चलिए हम पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली की बातें सुन लेते हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं। बजट तो आज उन्होंने पेश किया है, अलग अलग मसलों पर कितनी रियायत, कितना घाटा आपको है, वो सारी चीजें एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। इनकम टैक्स के मसले पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और विनोद जैन जी और वेद जैन जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं। मध्यम वर्ग को एक छोटा सा थैंक यू नोट कह सकते हैं? नहीं, मध्यम वर्ग को तो फायदा हुआ ही है, सबको हुआ है मध्यम वर्ग में। बाकी जो मध्यम वर्ग से ऊपर उनको थोड़ा ज्यादा हुआ, जो 30% टैक्स स्लैब में है। हाँ। जो 20% उनको थोड़ा कम फायदा हुआ है। फायदा सभी को हुआ है इससे। खुश है इनकम टैक्स को लेकर जो कुछ हुआ है उससे? इनकम टैक्स को लेकर एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने वायदा किया कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इसे नहीं बढ़ाएंगे या फिर स्टेबल सरकार देंगे, स्टेबल टैक्स रिजाइम देंगे, और एक फेयर ट्रीटमेंट का जो वायदा सरकार ने किया, ये बहुत बड़ी बात है जी। आम आदमी के लिए भी, मिडिलमैन के लिए, मिडिल लेवल आदमी के लिए भी, और बड़े बिजनेसमैन के लिए भी। और एक जो हाई लेवल कमेटी सेटअप करने की उन्होंने बात की है, जो रिव्यू करेगी सारी चीज़ों को कि टैक्स को कैसे बदला जाए, ताकि ये आम आदमी को उसका दर्द महसूस ना हो। इस तरह दिया जाए कि जैसे मधुमक्खी अपना मधु लेती है अपना फूलों से, उसी तरह की उस तरफ जाने का ये प्रयास सामने साफ नजर आ रहा है। सर मेरा जो थोड़ा सा विचार भिन्न है विनोद जी से,
मैं ऐसा समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि टैक्स टेररिज्म नाम का एक नया वर्ड आ गया है, और इस बजट में मुझे वित्त मंत्री से कुछ ऐसी नज़र नहीं आई बातें कि वो टैक्स टेररिज्म को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बारे में ये कहा कि पार्लियामेंट को राइट है, सोवरेन गवर्नमेंट को राइट है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने का, और जो लोगों को उम्मीद थी कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से जो फॉरेन इन्वेस्टर को एक इंडिया के बारे में अनसर्टेनिटी लगती है उसको एड्रेस करेंगे, वो नहीं करा उनको एड्रेस। उन्होंने यही कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की जो लिटिगेशन ऑन है उनको वो नॉर्मल कोर्स में जाएंगी, और जो ऑलरेडी असेसमेंट चल रही है, जो इशू खुल गए हैं उनको चलने देंगे, और नए इशू के बारे में CBDT की बिना अप्रूवल के नहीं कर पाएंगे जी। मेरा अनुभव पुराना ये कहता है कि CBDT एक एक्ट के अंदर काम करती है, और किसी के अंदर टैक्स की अगर आज के एक्ट के हिसाब से एक लाइबिलिटी आती है तो उस कमेटी को और CBDT को बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि इसकी रिकवरी नहीं की जाए और इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाए। इसी तरह से जो वो टैक्स रिफॉर्म कमेटी की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं 2 महीने के अंदर अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे, पिछले वित्त मंत्री ने भी एक ऐसी ही कमेटी बनाई थी। एक आज की डेट में पार्थसारथी शोम कमेटी की रिपोर्ट आई हुई है, उस रिपोर्ट में बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। जब तक कि सरकार की इस बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं होगी कि टैक्स पेयर आज की डेट में एक नेशन वेल्थ है, एक असेट है, टैक्स पेयर एक एंटरप्रेन्योर है, टैक्स पेयर एक रिस्क लेता है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और उस टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को बराबर का नहीं समझा जाएगा, तब तक इस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सुधार नहीं होगा। कर देने वालों का दायरा बढ़ाने की बात है, 4 करोड़ केवल लोग कर देते हैं, उस पर वित्त मंत्री ने कुछ खास नहीं बोला क्योंकि तब तक बोझ नहीं होगा। इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद थी, वित्त मंत्री आए, भाषण पढ़ा, इंतजार था लोगों का, जितने भी लोग एक तनख्वाह बंधी बंधाई कमाते हैं हर महीने, और उसके बाद वित्त मंत्री ने जब पिटारा खोला तो उन्हें खुशी जरूर हुई। खुशी सिर्फ उन्हें नहीं होनी चाहिए, सर लगता है कि शायद जो सरकार है जो ये वादा करती है कि हम 2022 तक सबको घर देंगे, या फिर एक पूरी अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात होती है इन्वेस्टमेंट के जरिए, जिस भी चीजों से, उन सारी चीजों के संकेत, उन सारी चीजों के बीज बोए हुए हैं इस बदलाव में। देखिए, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने एक फील गुड फैक्टर देने का प्रयास अपनी तरफ से जरूर किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप अपना मकान बनाइए, आप 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलती थी, अब 2 लाख तक की छूट मिलेगी, तो एक तरफ तो लोगों को मकान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और दूसरी तरफ फ़ायदा भी होगा। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की उन्होंने PPF की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 1.5 लाख की, और ATC की डिडक्शन को 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख किया, तो एक सेविंग्स को प्रमोट करने का प्रयास किया, क्योंकि सेविंग अभी हाल फिलहाल में घट गई है, तो फ़ायदा भी है लगभग 2000 रुपये महीने का हर इंसान को। जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे कमाता है, जो कम पैसे कमाता है, उसको थोड़ा कम फ़ायदा है, लेकिन सबको 400 रुपये महीना से लेकर के और लगभग 2000 रुपये महीने तक का उन्होंने रिलीफ दिया है। तो कोई एक छोटा रिलीफ नहीं, लगभग 3 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं उनको डेफिनेटली रिलीफ दिया गया है। लेकिन अभी तक अगर टैक्स के पूरे ढांचे को देख लें तो आम आदमी के लिए उतना ही कम सरल, टैक्स का ढांचा सरल हुआ है, लेकिन और सरल होने की बहुत गुंजाइश है श्वेता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप बहुत कुछ इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। बीच में जो बिचौलिए आते थे वो भरते थे आपका फॉर्म, वो बड़ी दिक्कत हो जाती थी। अब डिजिटल सर्टिफिकेट भी शुरुआत उसकी हो गई है। काफ़ी कुछ अब आप SMS से भी कर सकते हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है जो आज के करदाता हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है जब तक आप करदाताओं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक करदाता जो हैं वो पूरी तरह से खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन पर बोझ 30% के कर का बना रहेगा, जो मुझे लगता है पूरी तरह से नाजायज़ है। वाकई, क्योंकि अमीरों को इनकम टैक्स देना नहीं होता है, गरीब इनकम टैक्स देते नहीं है। कुल मिलाकर जो भार है वो मध्यम वर्ग पर है, वो भी अलग अलग प्रतिशत में अगर हम देख लें। लेकिन जो अगर हम संकेतों के तौर पर पढ़ें और आने वाले एक बजट हुआ है अभी और आगे 4 साल को देखें, तो क्या ये एक शुरुआत के तौर पर देखें? हाँ, शुरुआत के तौर पे मैं कहूँगा कि बजट बहुत अच्छा है उस हिसाब से। देखिए क्या है कि आज की डेट में जो पीछे की समस्याएं थी, जो आज की डेट में फिस्कल डेफिसिट के इशू थे और जो पॉलिसी पैरालिसिस जिसको हम कहते थे, उसके हिसाब से लगता है वित्त मंत्री जी ने काफ़ी कोशिश की है बैलेंस करने की। अब देखिए, छूट तो सारा आदमी उम्मीद करता है, फिर भी उन्होंने छूट के बारे में सब लोगों को बेनिफिट दिया, और जैसे बजट में 5000 रुपये से लेके 35,000 रुपये तक का बेनिफिट नज़र आता है, तो उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना ही बहुत अच्छा था। और उन्होंने 3 साल का रोड मैप दे दिया है कि अगले 4.1, 3.6 और 3.3%, और अगर और छूट देते हैं तो बढ़ता है। लेकिन टैक्स की कलेक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको टैक्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी,
उसके लिए भी आपने शायद ध्यान किया नहीं किया। इस बजट में एक अच्छा सिस्टम बनाया है, जिन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में नया मैकेनिज्म लगाएंगे वो, और उस मैकेनिज्म के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाएगी, कैसे उसकी करेक्शन होगी और क्या उसकी पेनल्टी होगी अगर नहीं देंगे, वो मैकेनिज्म भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसमें लगाया है। बहुत सारी स्कीमों की घोषणा की है, जैसे अभी बात कर रहे थे हाउसिंग की 2022 की, तो सैनिटेशन के बारे में भी उन्होंने वादा किया कि 2018 तक वो कह रहे हैं सैनिटेशन देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इकॉनमी में ग्रोथ आती है और कॉरपोरेट सेक्टर को जैसे उन्होंने बूस्ट करने की कोशिश की है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उन्होंने वर्किंग की है, उससे क्या होगा कि कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाएगी, और ग्रोथ बढ़ने से कलेक्शन टैक्स की बढ़ जाएगी, और टैक्स की कलेक्शन बढ़ने से ओवरऑल सरकार के कुछ प्रोग्राम में बढ़ जाएंगे। जी, लेकिन कुछ बड़े सपने जो लोगों के होते हैं श्वेता, घर और गाड़ी के, वो सपने अभी भी अधूरे हैं, क्योंकि ब्याज दरें अभी भी बढ़ी हुई हैं, और जब तक वो ब्याज दरें कम नहीं होंगी तब तक अभी तक जो छूट मिली है वो ठीक है, लेकिन बड़ी खुशी तभी आएगी जब ये बड़े सपने पूरे होंगे। निपंजल जी देखिए, हमें समय तो देना होगा वित्त मंत्री को। अभी फिलहाल 6 ही हफ्ते में उनको आए हुए, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट टैक्स कोड का जो उन्होंने वायदा किया, नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाएंगे, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि जो सरलीकरण की जो प्रक्रिया है, कि आम आदमी को कर देते समय बोझ महसूस नहीं हो, डर ना लगे, ऐसी स्थिति आने की संभावना हमें सामने नजर आ रही है। जी चलिए, जितना मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। फिलहाल इसके आगे आपके पास कोई चारा भी तो नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है वो भी बड़ा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरह की अगर छोटी छोटी रियायतें आपको मिलती जाएंगी और उम्मीद साथ में अगर सरकार के वादों पर करेंगी, महंगाई को काबू में किया जाएगा, तो शायद अच्छे दिन सामने हो।